अब बात करेंगे अपनी तीसरी प्रॉब्लम की। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, इसका फ्लो चार्ट भी थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर सीखने में बहुत मज़ेदार है और बहुत सिंपल है, एक बार हम सीख जाएंगे तो। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। यानी हमें कोई 3 नंबर्स दिए होंगे, जैसे मान लीजिए हमें 10 दे दिया, 15 दे दिया और 4 दे दिया। इनमें से हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है। इनमें से ऑब्वियसली मैक्सिमम क्या है, 15 मेरा मैक्सिमम नंबर है, तो इसी को निकाल कर मुझे प्रिंट करवाना है। तो एक मैक्सिमम नंबर को कैलकुलेट करने का क्या क्या लॉजिकल स्टेप होना चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो इनपुट आउटपुट क्लियर कर लेते हैं। इनपुट क्या होगा, इनपुट होंगे मेरे 3 नंबर्स ए, बी एंड सी, एंड आउटपुट में मुझे प्रिंट करवाना है मैक्सिमम ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो लॉजिकली अगर सोचें, लॉजिकली अज्यूम करते हैं मेरे पास ए दिया है मेरा 10, बी है मेरे पास 15 और सी है मेरे पास 4। इस तरीके के 3 नंबर मुझे दिए हैं। तो अपने दिमाग में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करते हैं इन तीनों का मैक्सिमम निकालने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं ए को बी के साथ, है ना। ए को देख लेंगे, क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो हायरार्की कुछ ऐसी होगी कि ए ऊपर आता होगा और बी कुछ नीचे आता होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए बी से बड़ा नहीं है। इससे हमें पता चल गया कि ए तो मेरा लार्जेस्ट नंबर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बी ए से बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली बी तो ए से बड़ा ही है, सी का तो अभी हमने देखा ही नहीं, तो ए तो लार्जेस्ट नहीं है। तो मतलब ये जो हमने हायरार्की देखी है गलत थी। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, बी के लिए चेक कर लेंगे। बी के लिए हमें ऑलरेडी पता चल गया कि बी जो है ए से बड़ा है, ए बी से बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली बी ए से बड़ा है। तो हायरार्की कुछ ऐसी है जिसमें बी ऊपर आता है, ए नीचे आता है। अब हमें देखना है सी कहाँ पे आता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम ये करेंगे कि बी को अब कंपेयर करने वाले हैं हम सी के साथ कि क्या बी सी से बड़ा है। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में मिलेगा ट्रू कि हाँ ऑब्वियसली बी तो सी से बड़ा है ही। तो इस केस में हमने डिफाइन कर लिया कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। फिर ए सी या तो ऐसे होंगे या ए सी इस तरीके से होंगे, पर हमें उस बात से फ़र्क नहीं करना, हमें तो सबसे ऊपर वाला ही चाहिए विच इज़ ऑब्वियसली बी। तो हमें पता चल गया मुझे क्या प्रिंट करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है प्रिंट बी एज माई फाइनल आउटपुट। तो कुछ तरीके का लॉजिकल स्टेप हमारे दिमाग में रहते हैं कि कंपैरिजंस करने होते हैं, चेक करना होता है। ए को बी के साथ पहले कंपेयर कर लेंगे, फिर जो भी बड़ा है उसको अगले नंबर सी के साथ कंपेयर करेंगे। अगर मान लो ए की वैल्यू 20 होती तो उस केस में ए बी से बड़ा हो जाता और फिर हम कंपेयर करते कि क्या ए सी से भी बड़ा है, तो ये भी ट्रू हो जाता, तो उस केस में प्रिंट करवा देते हम ए को। ये हमारे दिमाग में लॉजिकल स्टेप्स चलते हैं। अब क्या करेंगे, इन्हीं लॉजिकल स्टेप्स को हम एक फ्लो चार्ट के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। फ्लो चार्ट के साथ साथ हम लिखेंगे इस पूरे के पूरे कोड के लिए, सॉल्यूशन के लिए सूडो कोड। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सॉल्यूशन को करेंगे स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए अपना फर्स्ट स्टेप जो हम लिखने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा इनपुट करना अपने तीनों नंबर्स को, यानी ए बी एंड सी को हम इनपुट करेंगे। उसी सेम चीज़ को अपने सूडो कोड में लिख लेते हैं, इनपुट ए बी एंड सी। तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा एक डिसीजन लेना, यानी जो दिमाग में हमने कैलकुलेशन की थी कि क्या ए बी से बड़ा है या ए सी से बड़ा है, इस तरीके की जो कैलकुलेशंस है, इन सब कैलकुलेशंस को हम अपने डायमंड ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। डायमंड ब्लॉक है हमारा डिसीजन ब्लॉक। यहाँ हम डिसीजन लेने वाले हैं कि कौन सा नंबर कौन से नंबर से बड़ा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर इसका जवाब येस आ जाता है, मतलब ए बी से बड़ा हो जाता है, फिर चेक कर लेंगे कि क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर इसका भी जवाब येस आ गया, ए बी से भी बड़ा हो गया, ए सी से भी बड़ा हो गया, तो उस केस में मुझे क्या करना है, आउटपुट में पैरेललोग्राम में मुझे प्रिंट करवा देना है ए को, क्योंकि मेरा ए बी से भी बड़ा है, मेरा ए सी से भी बड़ा है। इसको सूडो कोड में कैसे लिखेंगे, इसको सूडो कोड में लिखने के लिए हम इफ़ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ एल्स होते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यानी अगर येस आ जाता है तो इफ़ के अंदर जाता है, नो आ जाता है तो एल्स के अंदर जाता है। तो इंग्लिश में इफ़ एल्स का मतलब होता है या तो ये नहीं तो वो। तो अगर या तो ये है इफ़ है तो मतलब येस, नहीं तो वो है मतलब नो है तो मतलब एल्स। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इफ़, इस डिसीजन ब्लॉक की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी डू, मतलब अगर मेरे a की वैल्यू b से बड़ी हो जाती है तो डू। तो उस केस में क्या करना है, येस आ जाए तो क्या करना है, दोबारा से a को c से कंपेयर करना है। उसके लिए दोबारा लिखेंगे इफ़ a ग्रेटर देन c डू। दोबारा से अगर a c की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो अगर उसमें येस आ जाए तो मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है a को। तो मैं यहाँ लिखूंगी प्रिंट a।
अगर इसको हम ऐसे रीड करेंगे सूडो कोड को, अगर मेरे ए की वैल्यू बी से बड़ी हो गई तो ये करो, अगर मेरे ए की वैल्यू सी से बड़ी हो गई तो ये करो। क्या करो? प्रिंट कर दो ए को। और इन दोनों इफ के बीच में ये यहाँ अंदर हम लेवल वाइज अंदर घुसते जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में हम थोड़ी सी स्पेस दे रहे होंगे। इसमें भी स्पेस है, इसमें भी स्पेस है। ये स्पेस दिखाती है कि ये वाला लेवल जो है इस लेवल के अंदर आता है, ये वाला लेवल जो है इस लेवल के अंदर आता है। मतलब पहले ये चीज़ होगी तभी ये चीज़ होगी, पहले ये चीज़ होगी तभी ये चीज़ होगी। जैसे अगर इसमें मुझे येस मिला तभी मैं ये कंपेयर करूँगी, इसमें मुझे येस मिला तभी मैं ये प्रिंट करूँगी, अगर नो मिला तो मैं कुछ और प्रिंट कर रही होंगी। तो इन तीनों में पहले येस मिला, फिर दोबारा एक बार येस मिला, तब मेरा ए प्रिंट हो गया। मान लेते हैं मेरा जो ए ग्रेटर देन सी है, ये येस नहीं देता, ये नो देता, तो उस केस में मैं क्या करवाती? प्रिंट करवाती सी को, क्योंकि मेरा ए बी से बड़ा हो गया और मेरा ए सी से छोटा हो गया। तो इस केस में मैंने क्या करवाया? प्रिंट करवाया सी को एज लार्जेस्ट। उसको मैं कैसे लिखूंगी? वो होगी इसका एल्स, मतलब डायरेक्टली इसके नीचे मुझे लिखना है, डायरेक्टली इसके नीचे आकर एल्स, एंड फिर मैं क्या लिखूंगी? प्रिंट सी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ए ग्रेटर देन सी है तो प्रिंट करवा दो ए को, नहीं तो प्रिंट करवा दो सी को। तो अगर ए ग्रेटर देन सी है तो डू करो प्रिंट ए, नहीं तो एल्स हिज, नहीं तो प्रिंट सी। अब ये सारा का सारा काम तब हुआ है जब ए ग्रेटर देन बी है, ये पूरा का पूरा काम। मतलब हम इस काम को तभी करेंगे जब यहाँ से हमें येस मिलेगा। यहाँ से अगर हमें नो मिल जाता तो उस केस में क्या करते? बी ग्रेटर देन सी को चेक करते। तो मैं यहाँ लिखती एल्स, ये वाला जो एल्स है ये डायरेक्टली इसके नीचे आएगा, क्योंकि ये सारा येस होने पर होता, अब ये सारा पार्ट नो होने पर होगा। तो एल्स बी ग्रेटर देन सी, यहाँ मैं लिख दूंगी दोबारा से कंपैरिजन, इफ बी ग्रेटर देन सी डू। क्या करना है उस केस में मुझे? अगर येस आ जाए तो प्रिंट करवा दूं बी को, तो मैं यहाँ लिखूंगी प्रिंट बी। इसको हल्का सा रीसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही बी ग्रेटर देन सी आ गया, हमें क्या करना है? डू करना है बी, प्रिंट बी। तो बी प्रिंट हो गया, और यही अगर मुझे नो दे देता तो मैं प्रिंट करवा देती सी को। तो नो वाली स्टेटमेंट क्या लिखनी है? डायरेक्टली इस इफ के नीचे, मतलब एल्स प्रिंट करवा दो सी को। और इसी में अब मेरा फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा? सूडो कोड का फोर्थ स्टेप होगा एग्जिट, यानी कंडीशंस के हिसाब से या तो ए प्रिंट हो जाएगा, सी प्रिंट हो जाएगा, या बी प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट ए, सी और बी। और फोर्थ स्टेप क्या होगा? इन सब के प्रिंट होने के बाद हमेशा मेरे सॉल्यूशन से मुझे क्या करना है? मुझे करना है एग्जिट। तो ये होगा सूडो कोड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए, और ये होगा मेरा एक्चुअल फ्लो चार्ट जिसको यूज करके मैंने अपने तीनों नंबर्स को फाइंड आउट किया। एंड एक बार हमने कोड समझ लिया है कि कौन से डायरेक्शन में हमें जाना है, डिसीजन ब्लॉक से येस आ रहा है या नो आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट। उसके बाद हमें क्लियर हो गया है कि हमारे दिमाग की जो डिसीजन मेकिंग है उसको फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको सूडो कोड में कैसे कन्वर्ट करना है। एंड कोड में भी आप देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर तरीका होगा, यही सेम स्टेप्स, यही इफ एल्स कर करके हम अपने मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं।